स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज टीआई मैथ 233 की हम सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसमें हम इंशाल्लाह प्री डेफिनेशंस और एग्जाम्पल जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तमाम डेफिनेशंस को डीपली समझेंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से 7 तक हम सॉल्व भी करेंगे। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये प्री एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये प्री एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को हम बहुत डीपली देखेंगे ताकि हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 आसानी के साथ कर सकें। तो कंप्लीट वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस भी समझ आ सकें। और हम एक्सरसाइज नंबर 1 जब स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो ही आपको फ़ायदेमंद होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और सेकेंडली हमारी वेबसाइट भी विज़िट करें। हमारी वेबसाइट है daeplatform.com। वहाँ पर जाकर भी आप स्टडी मटेरियल और ये वीडियोस और लेक्चर्स और इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो जॉब्स हैं उनको भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स का है। ठीक है, इस चैप्टर में हम फंक्शंस और लिमिट्स को देखेंगे। अब यहाँ पर फंक्शंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो देखते हैं। The temperature at which water boils depends on the elevation above sea level. The boiling point drops as you ascend. अच्छा स्टूडेंट, इसमें वो बता रहे हैं कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो डिपेंड करता है सी लेवल पर। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप सतह समुंदर से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो 100 है, आप सबको पता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डाउन आता जाएगा। यानी सतह समुंदर से आप इतना ऊपर जाएंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट डाउन आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिपेंड कर रहा है सी लेवल की हाइट पर। ठीक है, यानी ये किसी चीज़ का फंक्शन बन गया। अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता जाएगा। और ये होता क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और जैसे प्रेशर आपका कम होता है बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का कम हो जाएगा। तो जब हम सतह समुद्र से ऊपर की तरफ, पहाड़ों की तरफ, मरी की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा वाटर का। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है प्रेशर कम होने की। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो अगर आपके पास कोई स्नैक्स हो या चिप्स का पैकेट हो तो आप जब पहाड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो उसमें जो हवा होती है पैकेट में वो टाइट हो जाता है पैकेट, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्नैक है वो या लेज़ का पैकेट अगर आप लेके जाएं, कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो, तो वो टाइट हो जाएगा। क्यों? बाहर प्रेशर हवा का कम हो गया है क्योंकि आप हाइट पर आ गए हैं, लेकिन जो उसके अंदर हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा है जिससे वो टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि किसी एक चीज़ के चेंज होने से अगर दूसरी चीज़ चेंज हो रही हो तो उससे उसका फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो हाइट है सी लेवल से, आपकी हाइट जो है वो फंक्शन है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का। यानी आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा अगर आपकी सी लेवल से हाइट चेंज हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, यानी वो फंक्शन है प्रेशर का। प्रेशर आपका कम होगा तो वो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह वो बता रहा है कि जो आप बैंक से इंटरेस्ट कर्ज़ा लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो फंक्शन होता है टाइम का। यानी अगर आप कम टाइम के लिए कर्ज़ा लेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए वो कर्ज़ा लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है कि अगर आप टाइम ज़्यादा के लिए पैसे लेंगे, उनसे कर्ज़ लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फंक्शन है टाइम का। यानी अगर टाइम ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगेगा, और अगर टाइम आप कम के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। सो अगर यहाँ पर हम बॉइलिंग टेम्परेचर को, वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर को एक्स से ज़ाहिर करें और अपने सी लेवल को वाई से ज़ाहिर करें तो आपका वो टेम्परेचर का है फंक्शन है सी लेवल का। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे y इज़ फंक्शन ऑफ x है।
फंक्शन के समझने के लिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि देखें, हमारे मुल्क में पेट्रोल की वैल्यू जो है या पेट्रोल की कीमत जो है वो डिपेंड करती है डॉलर के रेट पर, क्योंकि हमने पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करना होता है, तो डॉलर रेट पर उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट भी पाकिस्तान में बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है वो फंक्शन है रेट ऑफ डॉलर। ठीक है, जैसे डॉलर बढ़ेगा तो आपका पेट्रोल भी बढ़ जाएगा। अगर हम डॉलर के रेट को एक्स से ज़ाहिर करें और पेट्रोल के रेट को वाई से ज़ाहिर करें तो हम कहेंगे कि वाई फंक्शन है एक्स का, यानी कि पेट्रोल का जो रेट है वो डिपेंडेंट है, वो फंक्शन है डॉलर के रेट का। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी 2-3 एग्जांपल से आपको समझा दिया है कि फ़ंक्शन क्या होता है। अब सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर किसी एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ में चेंज आ रहा हो तो पहली चीज़ जो है वो फंक्शन होती है दूसरी चीज़ का। यानी कि अगर एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ चेंज हो रही हो तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्वांटिटी क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं या गिन सकते हैं वो आपकी क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम चीज़ें लेते हैं, डज़न में लेते हैं तो हम उस डज़न को क्वांटिटी कह सकते हैं क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम मेजर की जाए, अगर हम किसी चीज़ को तोल रहे हैं, वो किलोग्राम में है, लीटर्स में है, तो वो क्योंकि हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो भी आपकी क्वांटिटी होगी। इस तरह क्वांटिटी की मज़ीद एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, ये तमाम एग्जांपल्स हैं। अब इन क्वांटिटीज़ की आगे 2 इकसाम है। इनमें से फर्स्ट है कांस्टेंट और सेकंड है वेरिएबल। कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती, वो हमेशा वही रहती है, चाहे कोई भी चीज़ चेंज हो जाए लेकिन वो जो है क्वांटिटी वो सेम रहेगी। जैसे कि इसी तरह किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो एंगल्स का सम होगा वो 180 होता है, वो हमेशा 180 ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी की एग्जांपल है। आगे जो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी, वेट हो जाए किसी चीज़ का, किसी चीज़ की काउंटिंग हो जाए, वो तमाम वेरिएबल्स हैं। लीटर में हमने दूध लिया है तो 2 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि दोज क्वांटिटीज़ विच गो ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली अज्यूम एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, वो कह रहा है कि वक्त के साथ साथ अगर कोई आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो उसको वेरिएबल कहेंगे और उसकी डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स या वैल्यूज़ हो सकती हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वेरिएबल की कितनी इकसाम है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा क्वांटिटी की इकसाम कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं, अब आगे वेरिएबल्स की कितनी इकसाम है। तो वेरिएबल की भी 2 इकसाम है, जिस फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो किसी भी दूसरी वैल्यू या किसी भी दूसरी चीज़ के चेंज होने का उन पर कोई असर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। यानी उनकी वैल्यूज़ चेंज तो हो रही होती हैं लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, लेकिन हाँ, उन वेरिएबल्स के चेंज होने से मे बी दूसरी वेरिएबल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है लेकिन कोई और वेरिएबल उन पर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई और वेरिएबल उन पर डिपेंड कर रहा हो लेकिन ख़ुद वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी वैल्यू चेंज होने से कोई दूसरी वैल्यू उन पर असरअंदाज नहीं हो रही होती। ऑन द अदर हैंड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो ऐसे वेरिएबल हैं कि अगर वो किसी भी दूसरे, अगर उनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं लेकिन कब चेंज होती हैं, अगर किसी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया है यहाँ पर आपको। ठीक है, उसका फार्मूला है v = 4/3 πr³। तो इसमें जो r है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी r की वैल्यू चेंज होने से, r की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यानी r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये वैल्यू किसी और पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ये खुद की अपनी वैल्यू है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें v, अगर हमने v की वैल्यू मालूम करनी हो तो वो r पे डिपेंड कर रही है। r जो भी चेंज करेंगे तो v की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन v की वैल्यू डिपेंड कर रही है r पे। तो ये v जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो r है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आते हैं फंक्शन पर। ये फंक्शन क्या है, ये हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि अगर किसी दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन हो उस रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। इफ़ टू वेरिएबल्स हैव सम रिलेशन विद ईच अदर देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका देखें ये डिपेंडेंट वेरिएबल है v, तो v इज़ द फंक्शन ऑफ r, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। देखें v और r दोनों में एक रिलेशन है जो कि इस इक्वेशन के साथ बताया गया है कि v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब है। तो ये रिलेशन है, तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन है। और ये फंक्शन, इस फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि v इज़ फंक्शन ऑफ r, क्योंकि v इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम y इज़ द फंक्शन ऑफ x लिखने के लिए हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू f और फंक्शन ब्रैकेट में x लिख देंगे के, यानी कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का। इसके लिए हम एक नोटेशन y इज़ इक्वल टू gx भी लिख सकते हैं, दोनों नोटेशन यूज़ होती हैं। अ फंक्शन विद टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल fxy और gxyz एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, यानी कि अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं तो हम fxy लिख सकते हैं, और अगर 3 हैं तो fxyz या gxyz भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखें, एरिया ऑफ सर्कल इज़ गिवन एज a इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से हमें मालूम होता है कि a जो है, एरिया मालूम करने के लिए हमें r की वैल्यू लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है a डिपेंड कर रहा है r पे, तो इसका मतलब है a आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो r है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ r। ठीक है, एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियस r। तो यहाँ से हमें एक बात बता सकती है कि r और a दोनों वेरिएबल हैं, तो r की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, r इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, r की कोई भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए a निकालने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप में क्या है, पाई r स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम r की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू पाई आ जाएगी। इस तरह अगर r की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास 4 पाई वैल्यू आ जाएगी। ये मैं इसमें r की जगह अगर 2 पुट कर दूं तो आपके पास देखिए 2 का स्क्वायर 4 पाई आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो r की किसी भी अनलिमिटेड वैल्यूज़, कोई भी वेरिएबल है क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, चेंज हो रही होगी। ठीक है, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उन वैल्यूज़ के करस्पॉन्ड जो है वो एरिया आपको आ रहा होगा। इस तरह अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 16 पाई इसका आंसर आ जाएगा, और इसी तरह सो ऑन जो भी आपके पास होगा वो आपको आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट क्योंकि इसकी एक वजह है, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि ये जो भी r की वैल्यूज़ हैं, जो भी इनपुट वैल्यूज़ हैं, इसको हम उस फंक्शन की डोमेन कहेंगे। ठीक है, जो r की वैल्यू 1 2 3 और 4 हैं, ये डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है। ये जो एरिया का फंक्शन है ये इसकी डोमेन है। ठीक है, और इसको सेट में लिखते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ये डोमेन पुट करके, जो उस फंक्शन में पुट करने के बाद जो एरिया के आंसर आ रहे हैं, ये सारा, ये तमाम अगर सेट में लिखें तो इसको हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं।
ठीक है। तो 1 2 3 4 ये इनपुट वैल्यू जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट की हैं वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो डोमेन होंगी, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो आउटपुट आई हैं वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी रेंज होंगी। तो इसका मतलब है आप किसी भी फंक्शन से उसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन में आप क्या क्या पुट करेंगे वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो आपकी डोमेन हो जाएगी, और उस डोमेन को पुट करके जो भी आंसर आएगा वो तमाम सेट आपकी रेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने का कहा जाएगा। तो इस तरह आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ द एरिया इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसके बाद एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बता रहा है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैन बी एन इक्वेशन। Since for each value of x there is always a corresponding value of y, therefore y is said to be a function of x। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसमें आपका x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी। यानी कि हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें और इसको सॉल्व करें तो y की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमें y की वैल्यू आएगी। तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो जो चीज़ जिस पे डिपेंड कर रही होती है वो उसका फंक्शन होती है। तो y इज़ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह कुछ और एग्जांपल भी हैं फंक्शन की। y इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, y इज़ इक्वल टू x इंटू ई रेज पावर x। ये तमाम फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन ऑफ फंक्शन, यानी हम फंक्शन को वैल्यूएट करना है। हमने उस फंक्शन पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो कि उस फंक्शन की वैल्यू होगी। A function y is equal to fx can be evaluated by substituting that particular value in place of x in the given function। ठीक है, यहाँ के जो भी x की वैल्यू हमें दी गई होगी अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है सपोज दैट द फंक्शन f इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स x। जो x है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है रियल नंबर, तमाम रियल नंबर के लिए, बाय द फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तमाम रियल नंबर जो हैं वो उस एक्स की डोमेन हो जाएंगे, उस फंक्शन की डोमेन हो जाएंगे। ये वाला फंक्शन जो है उसकी डोमेन हो जाएंगे। अब हमने वैल्यूएट करना है फंक्शन को, तो उसने हमें कुछ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ पर ही इसको वैल्यूएट करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे फंक्शन में। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है आपने वहाँ पर 0 पुट कर देना है। फंक्शन f इंटू 0, यहाँ पर x है, इसकी वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे। 0 माइनस 1 प्लस 3। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें ये आपके पास फंक्शन f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई है 1। इसी तरह सेकंड हम x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3। 2 इंटू 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 2 प्लस 3। तो f ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 5। थर्ड नंबर पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 2। f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू
एक्स की जगह x+2 पुट करेंगे, -1 + 3, 2 इंटू x 2 - 1 1 आ जाएगा, +3 f(x+2) = हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 2x+2 + 3, 2x वैसे ही और 2 + 3 + 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर x की वैल्यू हम x+2 पुट करें तो आपके पास 2x + 5 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ में जो है f(2) लिखा गया है, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये जस्ट f(2) ही है, नहीं x की जगह आपने f(2) पुट करना है। तो x = f(2), ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। मैं पहले इक्वेशन भी लिख देता हूँ आपको ताकि आसानी से आपको समझ आ सके, ठीक है। अब x की जगह आपको f(2) पुट करना है, ठीक है। x की जगह f(2) पुट किया, 2 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे, f(2) -1 + 3, 2 इंटू f(2), तो f(2) की वैल्यू हम लास्ट एग्जांपल के दूसरे पार्ट में हम कर चुके हैं, वो f(2) की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, 5 - 1 + 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास 5 - 1 = 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 + 3, 4 × 2 8 + 3, 8 + 3 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास 11 आ गई है। तो नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में बता रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) 2x² + 4x + 9, और आपने वैल्यू मालूम करनी है f(3 - f(1) डिवाइड बाय f(-1 + f(0), ठीक है। तो इस पूरे फंक्शंस, इस सारी की वैल्यू मालूम करनी है आपने, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आप वैल्यू मालूम तब कर सकते हैं जब आपके पास f(3) की वैल्यू हो, f(1) की वैल्यू हो, f(-1) की वैल्यू हो और f(0) की वैल्यू हो। आपके पास तो f(x) की वैल्यू है, ठीक है। तो f(3) की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, अभी जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं कि f(0), f(2) और f(x+2) और f(2) की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। क्या किया था हमने, जहाँ पर भी x था वहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी थी। इसी तरह यहाँ पर अगर हम f(3) मालूम करेंगे, f(3), तो हम जहाँ पर भी इस फंक्शन में x होगा वहाँ पर देखें, यहाँ पर f(x) की जगह हमने क्या 3 पुट किया, तो राइट हैंड साइड पर भी जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास f(3) की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, 2 इंटू x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3² + 4 इंटू x की जगह 3 पुट करेंगे +9, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 + 4 इंटू 3 + 4 इंटू 3 12 + 9, 9 इंटू 2 18 + 12 + 9 21, और एंड पे दोनों को ऐड कर देंगे, 18 + 21 39, ठीक है। तो ये हमारे पास f(3) की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें इस पार्ट में हमारे पास f(3) की वैल्यू होगी। अब हम मालूम करेंगे f(1) की वैल्यू। x जगह हमने 1 पुट किया है, तो जहाँ जहाँ पर भी x होगा यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे, जैसे कि इसमें 3 पुट किया था। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर + 4 इंटू 1 + 9,
इक्वल टू 1 का स्केयर 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 9, 2 इंटू 1 2 प्लस 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 15। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है। अब हमने मालूम करनी है एफ ऑफ -1 की वैल्यू, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 9, -1 का स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस माइनस -4 आ जाएगा प्लस 9, 2 इंटू 1 2, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7। तो इस तरह हमारे पास f-1 की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद लास्ट हमारी है f0 की वैल्यू मालूम करनी है। 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 9। ठीक है, 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा, इस तरह 4 भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने मालूम की हैं वो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरे फार्मूले की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू निशान लगे वो फार्मूला लिखते हैं पहले। f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0। ठीक है, f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 39 है। 39 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 15 है। इस तरह f ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास 7 आई थी, प्लस f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 9 आई थी। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 39 माइनस 15 24 आ जाएगा और 9 प्लस 7 16 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 12 8, उसके बाद 2 पे अगेन 6 और 8 को करेंगे तो आपके पास 4 आ जाए, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये डायरेक्ट अगर आप 8 पे भी डिवाइड करें तो 8 3 24 और 8 2 16, तो 3/2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू है 3/2। अब मज़ीद एग्जांपल, हम मज़ीद डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपके पास फंक्शन दिए गए हों तो हम उस पर अलजेब्रिक फंक्शंस जो हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस, हम उस पर अलजेब्रिक सम, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक नंबर्स फंक्शन कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। लेकिन डिवाइड सिर्फ तब होंगे अगर उसके डिवीजन में ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं उसके डिवीजन में ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू फंक्शंस। ठीक है, हम दो फंक्शन को ऐड करके नया फंक्शन भी बना सकते हैं, दो फंक्शन को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके भी नया फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं और डिवाइड करके भी नया फंक्शन बना सकते हैं। If f and g are functions, then for each value of x that belongs to the domains for both of f and g, we define functions f plus g, f minus g and fg as। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि अगर f और g दो फंक्शन हों और वो दोनों डिपेंड कर रहे हों x पे, तो हम इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो f प्लस जी इंटू एक्स, दोनों फंक्शन को ऐड किया तो हम अलग अलग फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर f ऑफ x आना था क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप f ऑफ x लिखेंगे प्लस g ऑफ x। इस तरह f माइनस जी इंटू एक्स होगा तो f ऑफ x माइनस f ऑफ g ऑफ x आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप
एक्स पुट करेंगे। इस तरह एफ ऑफ जी इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लिकेशन की है फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स आया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये मिस्टेक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखें यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स आना था और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स आना था। तो ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये आप क्लियर कर लें, एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर जी ऑफ एक्स आएगा। इस तरह डिवीजन में भी वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ लिख रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो ना हो तब आप डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन कैन आल्सो भी मल्टीप्लाइड बाय अ रियल कांस्टेंट, ठीक है। किसी भी फंक्शन को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देन फंक्शन सी एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ बाय, देखिए एफ ऑफ सी एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, उसको हमने सी से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा सी इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन वैसे का वैसा रहेगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हम आम अलजेब्रिक सम और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, वैसे ही फंक्शंस में भी हम ये कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स देन प्रूव दैट एफ ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू एफ पी प्लस एफ क्यू। इस तरह एफ ऑफ, ये एफ यहाँ पर स्मॉल आएगा, एफ ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू एफ पी माइनस एफ क्यू, ठीक है। ये बुक में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जी लिखा हुआ था, तो वो भी मिस्टेक थी। तो इस तरह ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि फंक्शन को हम स्मॉल एफ से ही ज़ाहिर करते हैं। तो इसका पार्ट 1 हम करेंगे, इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है एफ ऑफ पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जैसे हमने लास्ट में एफ ऑफ एक्स हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो अगर हम एफ ऑफ 2 मालूम करेंगे तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। तो अगर हम एफ ऑफ पी क्यू मालूम करेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास हम एक्स की जगह पी क्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एफ ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, पी क्यू। नेचुरल लॉग को ln से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ पी क्यू, तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि अगर नेचुरल लॉग हो और दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम दोनों को अलग अलग नेचुरल लॉग लेकर उनको ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम p का नेचुरल लॉग लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ q को। तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ q के। इस तरह अगर दो नेचुरल लॉग ऐड हो रहे हो तो उनको इस तरह मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको इस तरह अलग अलग एडिशन में भी डालकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस नेचुरल लॉग ऑफ q। तो जब नेचुरल लॉग ऑफ x था तो आपका फंक्शन बनता था f ऑफ x, अब नेचुरल लॉग ऑफ p है तो आपका फंक्शन बन जाएगा f ऑफ p, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ p आ जाएगा। इसी तरह देखिए नेचुरल लॉग ऑफ q है, और यहाँ पर अगर नेचुरल लॉग ऑफ x था तो फंक्शन था f ऑफ x, अगर नेचुरल लॉग ऑफ q आ जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ q। तो देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ p प्लस एफ ऑफ q। ये प्रूव इसलिए हुआ है कि उसने हमें ये दिया हुआ है, ये चीज़ फंक्शन एक दिया हुआ है, इस फंक्शन को देखते हुए हमने ये प्रूव किया है। अदरवाइज़ ये किसी भी सूरत में ये प्रूव नहीं होना था, सिर्फ ये फंक्शन को देखते हुए ये प्रूव हुआ है हमारे पास, ठीक है। इस तरह अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है एफ ऑफ पी ओवर क्यू। एफ ओवर पी ओवर क्यू आ गया। तो ये अगर यहाँ पर जैसे एफ ऑफ एक्स था तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था, अगर एफ ऑफ पी ओवर क्यू लिखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह तो ये नेचुरल लॉग में भी एक्स जगह पी ओवर क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जगह क्या आ जाएगा, पी ओवर क्यू, ठीक है स्टूडेंट। किस लिए हमने यहाँ पर पी ओवर क्यू लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमारा पी ओवर क्यू है, यानी एफ़ के बाद
जो भी ब्रैकेट में आया था वही नेचुरल लॉग के बाद ब्रैकेट में आ गया है, जैसे कि जो हमें दिया गया था। गिवन फंक्शन हमारे पास ये था, इस फंक्शन को देखते हुए हमने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स था तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था, अगर एफ ऑफ यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो नेचुरल लॉग ऑफ में भी वही वैल्यू आ जाएगी। जस्ट हमने फंक्शन को, जैसे हमने कहा वैल्यूएशन हमने की थी ना, फंक्शन की वैल्यूएशन, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि आइडेंटिटी है कि नेचुरल लॉग हो तो डिवीजन में हो तो वो माइनस हो जाता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ पी माइनस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर एक कंपैरिजन देखना है आपने कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ पी था, अगर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स था, और अगर नेचुरल लॉग ऑफ पी होगा तो एफ ऑफ पी हो जाएगा। फंक्शन में चेंज करने, इसको देखते हुए हम ये चेंज कर सकते हैं। मेन चीज़ हमारे पास आपका ये जो उसने इफ़ में दिया हुआ है ये फंक्शन ही है, इस फंक्शन को देखते हुए सारा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ पी। इस तरह यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ क्यू है, तो देखें जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, और अगर नेचुरल लॉग ऑफ क्यू होगा तो फंक्शन भी एफ ऑफ क्यू हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। चलिए नेक्स्ट अब एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मालूम करना है, ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमारे काम आएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप जो मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स यहाँ पर जो है ना वो इस्तेमाल होंगे, तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो उनको लाजमी तौर पर आप रिवाइंड कीजिएगा। अगर कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो जो हमें गिवन वैल्यू होती है यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होता है उसको हम नहीं लिखते, जो हमने प्रूव करना है या शो करना है वो हम लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो किसी भी चीज़ को अगर प्रूव करना हो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हो तो हम सिर्फ एक साइड को लेते हैं और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे एक्स प्लस पाई, ठीक है। तो देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था तो साइन एक्स था और कॉज एक्स था, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो भी साइन और कॉज के साथ आ जाएगा। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस पाई लिखेंगे तो जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर भी एक्स प्लस पाई आ जाएगा। एक्स की जगह हमने पुट कर देना है एक्स प्लस पाई, साइन एक्स की जगह एक्स प्लस पाई आ जाएगा, प्लस कॉज एक्स प्लस पाई। और एंगल में अगर पाई आ जाए आपको पता है उसकी वैल्यू 90 होती है। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज जो हैं वो यहाँ पे भी हम लगाएंगे। आपका यहाँ पर अल्फ़ा एक्स जो है वो अल्फ़ा है और पाई आपका बीटा है, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर हम पुट कर देंगे। साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस एक्स साइन पाई। इसी तरह प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे कॉस एक्स कॉस पाई माइनस साइन एक्स साइन पाई। साइन एक्स वैसे ही आ जाएगा और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। पाई इज इक्वल टू 180 होता है और कॉस 180 -1 प्लस कॉस एक्स वैसे ही आ जाएगा और साइन 180 की वैल्यू 0।
कॉज एक्स, कॉज पाई की वैल्यू -1 माइनस साइन एक्स वैसे ही आ जाएगा और साइन पाई की वैल्यू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस साइन एक्स, ये कॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉज एक्स और ये साइन भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास माइनस साइन माइनस कॉज बचेगा। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाएगा। तो देखें, जब आपके पास एफ एक्स था तो आपके पास फंक्शन था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब देखें ये फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स तो वैसे ही है, सिर्फ उसके साथ माइनस है, ठीक है। तो इसी तरह आप या -1 है यहाँ पर, तो एफ एक्स के साथ भी -1 आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। और आपको अभी आइडेंटिटी हमने बताई थी कि अगर माइनस कांस्टेंट कोई भी वैल्यू यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो -1 बाहर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस के साइन को भूल जाएं। देखें साइन एक्स प्लस कॉज एक्स किसके बराबर है, यहाँ पर हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर माइनस इस सारे की जगह आप एफ एक्स लगा सकते हैं और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि एफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो नेक्स्ट हमारी कुछ डेफिनेशन है टाइप ऑफ फंक्शंस एंड देयर क्लासिफिकेशन। फंक्शंस की दो मेन टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस की दो मेन टाइप हैं, एक है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होंगे, ये जो भी हम फंक्शंस अगर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक वेरिएबल में फंक्शन हो तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फंक्शन के हिसाब से दिए गए हों। अगेन एक्सप्लिसिट फंक्शंस होंगे अ फंक्शन विच इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। यानी उस फंक्शन में जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से वो फंक्शन होगा, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह एक्सप्लिसिट फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अंडर रूट, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ दिए गए होंगे, ठीक है। यानी कि y जो है वो फंक्शन होगा, x जो है वो फंक्शन होगा y का, y जो है फंक्शन होगा x का, तो जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन जो हैं वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। अ फंक्शन विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर साइन y प्लस y cos x इज इक्वल टू 7, साइन इज इक्वल टू 7, साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर एक और बात भी बता रहा है कि कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस वो जो हैं उनको रिड्यूस करके हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए क्यूब है, ठीक है। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी इसमें दो वेरिएबल, दो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे और दूसरी बाकी हर चीज़ को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये देखें अगर यहाँ पर y कॉमन लें, इसमें से y कॉमन लें और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है।
तो ये x वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स जो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसी तरह का कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिनको जो कि इम्प्लिसिट होंगे, लेकिन उनको आप एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। फंक्शन की दो और इकसाम है, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस अभी जो हम पढ़ते आए हैं, तमाम फंक्शन जो हमने पढ़े हैं वो सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें कोई वेरिएबल x, y, z कोई भी वेरिएबल हो वो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस आर फंक्शंस y इज इक्वल टू f(x) सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। ये एक पॉलिनोमियल आपने फर्स्ट ईयर के मैथ में आप अगर देखें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट वीडियो में हमने जो है वो पॉलिनोमियल देखा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये इसकी वीडियो आप आई बटन में भी है, आप जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। ठीक है, तो देखें जिनमें x और y दो वेरिएबल्स होंगे वो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। ये तमाम एग्जांपल जो हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस की हैं। सेकंड है ऑन द अदर हैंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो हैं वो फंक्शंस अलजेब्रिक नहीं होंगे, उनमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, यानी जिस भी फंक्शन में साइन, कॉस, टैन या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो आ जाएंगी ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकन, कोसीकन, ये वाली वैल्यूज़, तो वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा, वो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। इस तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाएंगे तो वो भी आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हो गए, और लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इसको क्वेश्चन भी आएंगे कि कौन सा फंक्शन प्रूव करें, इवन है या ऑड। ठीक है, तो इवन फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इवन फंक्शन ऑफ x इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन यानी कि अगर हम x जगह माइनस एक्स पुट करें फंक्शन में और उसकी वैल्यू, उसका आंस जो है f ऑफ माइनस एक्स का आंस f ऑफ x ही आ जाए, वही फंक्शन दोबारा आ जाए, तो इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका f ऑफ x एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, या f ऑफ x कॉस x हो, तो ये इवन फंक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखें यहाँ पर, अगर हम देखें इवन फंक्शन कौन से होंगे, इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये आपका प्रूव हो जाता है तो आपका वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को हमें देखना है ये इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह x की जगह हम माइनस एक्स पुट कर देंगे। x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पर भी माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए माइनस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वो एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें ये जो गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने एफ ऑफ एक्स भी पुट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स ये हमारा प्रूव हो गया कि ये इवन फंक्शन है, ये फंक्शन जो है वो इवन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के आ गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखते हैं इवन फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये गिवन है, तो यहाँ पर भी हम एक्स जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, कॉस एक्स जगह माइनस एक्स। कॉस की आइडेंटिटी में अगर आपको पता है माइनस आ जाए तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, जस्ट कॉस एक्स रह जाएगा। अगर यहाँ पर साइन होता तो माइनस बाहर आ जाना था, लेकिन कॉस जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस एक्स बचेगा। और कॉस एक्स यहाँ पर गिवन है कि वो एफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर भी देखें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया है, जो कि इवन आइडेंटिटी चेक करने की जो है कंडीशन थी, तो यहाँ पर वो पूरी हो जाएगी, हो रही है, तो ये भी इवन फंक्शन है। अब देखते हैं ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है कि इफ़
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो वो आपका फंक्शन जो है अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन तो वो आपका ऑड होगा। इसकी भी दो एग्जांपल देख सकते हैं। एक्स की क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो यहाँ पर हम माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स का माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ पर भी माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस, क्योंकि इवन ऑड पावर है तो माइनस साथ ही रहेगा, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। और एक्स क्यूब देखें तो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। माइनस वैसे लिखेंगे और एक्स क्यूब की जगह लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये कंडीशन जो ऑड फंक्शन की थी वो पूरी हो रही है, तो ये फंक्शन ऑड है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स हो साइन एक्स तो हम पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, साइन की जगह भी माइनस एक्स। आपको पता है कि साइन एंगल में माइनस आए तो वो माइनस स्टार्ट में आ जाता है, और साइन एक्स वैसे ही। तो देखें साइन एक्स यहाँ पर दिया हुआ है वो है इक्वल टू एफ एक्स के, तो माइनस वैसे ही लिख देंगे और साथ में आ जाएगा एफ एक्स। तो देखें ये भी ये वाली कंडीशन पूरी कर रहा है ऑड वाली, तो ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात नोट करनी है कि अगर कोई फंक्शन इवन वाली या ऑड वाली कोई भी शर्त पूरी ना कर रहा हो तो ना तो वो इवन होता है और ना ही वो ऑड होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कोई भी फंक्शन या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो एग्जांपल नंबर 7 ये हमारी लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो की। इसमें हमने डिटरमिन करना है डिटरमिन विच फंक्शंस आर ऑड, इवन और नाइदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x। तो हमारे पास ये फंक्शन चेक करने की कंडीशन क्या है कि हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे माइनस एक्स। ये आपकी कंडीशन है इवन ऑड चेक करने की। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम फर्स्ट पार्ट में हम इसको माइनस एक्स पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। 2 इंटू माइनस एक्स की क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस एक्स। देखिए पावर यहाँ पर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा x। ठीक है, अब देखें इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 2x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, तो ये 2x क्यूब माइनस 9x आपको इक्वल टू है, इससे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एफ एक्स के बराबर है, तो ये माइनस यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो देखें एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आया है, माइनस एफ एक्स के। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या है, ऑड। ठीक है, क्योंकि ऑड की शर्त थी कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो ये ऑड होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑड के लिए क्या शर्त है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाए माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड होगा। इवन के लिए है एफ एक्स हो जाए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो आपका वो इवन होगा। ठीक है, तो ये ऑड हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसका बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस एक्स का माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स की 4 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इवन पावर है तो आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x की 4, यहाँ पर भी पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगी माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, तो देखें ये सारा जो है वो इक्वल टू किसके है, एफ एक्स के। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका इवन है। अब लास्ट सी पार्ट,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो इसमें हम एक्स का माइनस एक्स पुट करेंगे, 4 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, ये पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, ये पावर ऑड है 1 तो माइनस 7 रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस 6 आ जाएगा, 7x प्लस 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर इसमें से माइनस कॉमन भी ले लें तो आपका वो वैल्यू जो है वो ना तो वो इक्वल आ रही है fx के और ना ही माइनस fx के। ठीक है, ये fx के इक्वल भी नहीं है और माइनस fx के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन है नॉर ऑड। ठीक है, तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। तो ये तीनों आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिए। तो ये देखें, अब ये तमाम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि cos x secant x आर इवन फंक्शन ऑफ x एंड sin x tan x cot x secant x आर ऑड फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने याद रखना हो तो आप याद रखने के लिए देख सकते हैं कि cos और secant जो है वो अगर किसी फंक्शन में होंगे, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू cos x या f ऑफ x इज इक्वल टू secant x होगा तो वो आपका इवन फंक्शन ही होगा। और अगर आपके sin x tan x cot x को secant x हों तो ये ऑड फंक्शन होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो एंड पे दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। ये तमाम इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।